साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम मित्रा पे। 20,000 क्वेश्चन की अपनी टेस्ट सीरीज जो HSSC हरियाणा जीके की चलाई जा रही है, उसमें आज क्वेश्चन नंबर 111 से अपने करने जा रहे हैं। और इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 111 से शुरू करते हैं। हरियाणा केसरी कौन कहलाता है? ऑप्शन देखते हैं जी। भगवत दयाल शर्मा, नेकीराम शर्मा, देवीलाल या रणबीर हुड्डा। तो हरियाणा केसरी के नाम से किसे जाता है? पंडित नेकीराम को। इनका जन्म है वो 1887 के अंदर हुआ था, रोहतक के अंदर। और इनकी मृत्यु अगर पूछे तो 1956 के अंदर हुई थी। तो इनका क्या योगदान था हरियाणा के अंदर? तो 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसमें जब उसका विरोध हो रहा था तब इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। असहयोग आंदोलन 1920 के अंदर या नमक सत्याग्रह 1930 के अंदर हुआ था, उसमें भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और ब्रिटिश हुकूमत ने इन्हें बहुत बार जेल भी भेजा था। तो इसके बारे में थोड़े और तथ्य जान लेते हैं अपने। तो नेकीराम शर्मा स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थे। शिक्षा और स्वदेशी आंदोलन में इनका अहम योगदान रहा और हरियाणा को इन्होंने एक अलग पहचान दिलाई। पंडित नेकीराम शर्मा का राष्ट्र और हरियाणा के प्रति समर्पण उन्हें हरियाणा केसरी की उपाधि दिलाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? ऑप्शन देखते हैं। धर्मवीर, भगवत दयाल शर्मा, बनारसी दासगुप्ता या महावीर त्यागी। तो भगवत दयाल जी शर्मा जो थे वो थे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री और धर्मवीर थे हरियाणा के पहले राज्यपाल। इनका जो कार्यकाल है वो 1 नवंबर 1966 से लेकर के और 14 सितंबर 1967 तक रहा धर्मवीर का कार्यकाल, जो हरियाणा के पहले राज्यपाल थे। तो इनके बारे में थोड़े और तथ्य। 1966 में इन्होंने कार्यभार संभाला और भारतीय प्रशासनिक सेवा से जुड़े थे वो, यानी IAS थे ये। प्रारंभिक प्रशासनिक ढांचे को उन्होंने मजबूत किया। हरियाणा बनने के बाद धर्मवीर ने राज्य के प्रशासन को एक सुदृढ़ आधार दिया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 113। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? जाफराबादी, मुर्रा, निलोरे या मैसाना। तो देखो पूरे हरियाणा ही नहीं, पूरे भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व के अंदर जो हरियाणा की मुर्रा नस्ल की भैंस है वो प्रसिद्ध है। हरियाणा की मुर्रा नस्ल की भैंस पूरे विश्व के अंदर प्रसिद्ध है। ये अधिक दूध देती है, इसका रंग काला और शरीर मजबूत होता है और ज़्यादातर ये रोहतक, झज्जर, सोनीपत जिलों में पाई जाती है। मुर्रा नस्ल की भैंस हरियाणा की पहचान है, जो पूरे भारत ही नहीं विदेशों में भी डेयरी के लिए पसंद की जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 114। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? करनाल, गुड़गांव, हिसार या नारनौल। तो शीतला माता जो मंदिर है वो है गुड़गांव, यानी वर्तमान गुरुग्राम के अंदर। और ये कब बना था? तो 1650 के अंदर ये शीतला माता मंदिर बना था। तो गुरुग्राम के अंदर है ये। यह मंदिर शीतला माता चौक के पास है और माता शीतला को चेचक निवारण देवी माना जाता है। यहाँ विशेषतः सोमवार को श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है। गुड़गांव स्थित शीतला माता मंदिर धार्मिक आस्था का केंद्र है और विशेष पर्वों पर यहाँ भारी भीड़ होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 115। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो ऑप्शन देख लेते हैं। देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, भजनलाल, राव वीरेंद्र सिंह। तो किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह ने। और ये बताते हैं कि 1966 को जब अपने हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966, उससे पहले ही ये पार्टी लगभग 1960 के करीब अस्तित्व के अंदर आई थी और ये ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाई थी। कांग्रेस से निकली थी ये पार्टी और अंत में कांग्रेस में इस पार्टी का विलय हो जाता है। इसके बारे में थोड़े और तथ्य जान लेते हैं। हरियाणा के गठन से पहले बनाई गई थी और राज्य के हितों के लिए ये अलग पार्टी बनाई गई। कोई भी पार्टी है उसमें वो राज्य के हित के लिए ही बनाई गई होती है। बाद में यह कांग्रेस के अंदर विलीन हो गई। तो राव वीरेंद्र सिंह ने हरियाणा के लोगों की आवाज़ बुलंद करने के लिए इस पार्टी का गठन किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता का केंद्र बनवाली किस जिले में स्थित है? देखो हरियाणा के अंदर इसके मुख्यतः
जो क्षेत्र हैं सिंधु सभ्यता के, बनवाड़ी है, मित्ताथल है, तो आसपास के जो ये क्षेत्र राखी गढ़ी है, ये हरियाणा के अंदर है। तो ये जो बनवाली है ये किस जिले में, ये पूछा है, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी या जींद। तो जो बनवाली क्षेत्र है ये फतेहाबाद जिले के अंदर आता है, बनवाली क्षेत्र। तो ये जो है 1973-74 के अंदर इसका जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, इसके निदेशक थे डॉक्टर आर.एस. बिष्ट। उनके नेतृत्व में यहाँ की खुदाई की जाती है। और यहाँ क्या मिलता है खुदाई के अंदर? सुव्यवस्थित सड़क व्यवस्था, जल निकासी की बेहतरीन व्यवस्था, पक्के मकान मिलते हैं यहाँ। क्या मिलते हैं? पक्के मकान। और तो गेहूं, जौ, चना, सरसों, कपास आदि के प्रमाण भी यहाँ से मिलते हैं। मिट्टी के हल, अनाज पीसने वाले पत्थर भी यहाँ खुदाई में मिलते हैं। सुंदर चित्रित मृद भांड यहाँ मिलते हैं, मनके, चूड़ियाँ, तांबे के उपकरण, शंख आदि चीज़ें यहाँ मिलती हैं। और एक यहाँ पर क्या मिलता है? अग्निकुंड। क्या मिलता है? अग्निकुंड। तो इस बात का प्रमाण है कि यहाँ धार्मिक अनुष्ठान होते थे, उस समय धार्मिक अनुष्ठान होते थे यहाँ। तो चलिए इसके बारे में थोड़े और तथ्य जान लेते हैं। तो 1974 में खोजा गया मिट्टी के बर्तन, मोहरें और धातु उपकरण, मैंने बताया आपको वो यहाँ मिले थे। फतेहाबाद जिले का बनवाली स्थान सिंधु घाटी सभ्यता को समृद्ध विरासत को दर्शाता है, जहाँ से सभ्यता की कई अनोखी झलकियाँ भी देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? किस दृष्टि से पूछा है? तो ये पूछा क्षेत्रफल की दृष्टि, इसने मेंशन नहीं कर रखा है, मैं बता देता हूँ। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला इनमें से पूछा है, क्योंकि जनसंख्या की दृष्टि से तो इसमें कोई है नहीं, तो वो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है। भिवानी, सिरसा, हिसार या रोहतक। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है सिरसा। पहले कौन सा था? तो पहले था भिवानी, लेकिन चरखी दादरी के 2016 के अंदर अलग हो जाने पर, टूट जाने पर इसका क्षेत्रफल कम हो जाता है और सिरसा हरियाणा का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला बन जाता है। इसका क्षेत्रफल है 4277 वर्ग किलोमीटर और ये राजस्थान की सीमा से सटा हुआ है। कृषि उत्पादन में अग्रणी है सिरसा, और सिरसा अपने विशाल क्षेत्रफल और समृद्ध कृषि भूमि के कारण हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कहलाता है। तो देखो जो ये हिसार मंडल है, इसके अंदर जितने भी ज़िले हैं, चाहे सिरसा है, हिसार है, फतेहाबाद है या फिर जींद है, ये सारे कृषि उत्पादन में ये सारे के सारे अग्रणी मिलेंगे आपको। यानी ये कृषि के ऊपर ये मंडल ज़्यादा फोकस करता है। यहाँ की जो मिट्टी है वो बढ़िया है फसलों के लिए। क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र मित्ताथल किस जिले में है? तो पानीपत, भिवानी, हिसार या और ऑप्शन क्या है? जींद। तो ये कहाँ है? ये है भिवानी के अंदर, मित्ताथल है भिवानी के अंदर। और इसकी जो खोज है वो 1968 में डॉक्टर सूरजबान के द्वारा की गई थी। सूरजबान आंशिक कार्य यहाँ शुरू हो गया था, लेकिन 1978 के अंदर इसकी विस्तृत खुदाई है वो करवाते हैं डॉक्टर J.S. खोसला इसकी विस्तृत खुदाई करवाते हैं, जिसके अंदर यहाँ मिट्टी की मोटी दीवारें मिलती हैं, मिट्टी की मोटी दीवारें, और मृद भांड मिलते हैं, तांबे के औजार मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं तांबे के औजार? तो वो कुल्हाड़ी यहाँ से मिलती है, छुरियाँ यहाँ से मिलती है। और इसका जो कालखंड माना जाता है, ये सभ्यता जो मानी जाती है वो 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक की सभ्यता मानी जाती है। यानी पूर्व हड़प्पा से उत्तर हड़प्पा तक का कालखंड ये माना जाता है। जानते हैं इसके बारे में थोड़े और तथ्य। पुरातात्विक स्थल है, हड़प्पा काल की वस्तुएं मिली है, मैंने बताया। 1968 में खोजा गया था, किसके द्वारा? डॉक्टर सूरजबान। और विस्तृत खुदाई होती है 1978 में डॉक्टर J.S. खोसला के द्वारा। तो प्राचीन संस्कृति और सभ्यता का प्रमाण है जो सिंधु घाटी के विस्तार को दर्शाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? देवीलाल, भगवत दयाल शर्मा, बनारसी दास या भजन लाल। तो कौन थे? भगवत दयाल शर्मा। और राज्यपाल पूछे तो
धर्मवीर, भगवत दयाल शर्मा। कहाँ से संबंध रखते थे ये? बेरी गांव, जो कहाँ पड़ता है? झज्जर के अंदर। झज्जर के बेरी गांव से ये संबंध रखते थे। इनका कार्यकाल भी बहुत ही छोटा रहा था और ये सत्ता को संभाल नहीं पाए थे। तो इसके तुरंत बाद राष्ट्रपति शासन भी 1967 के अंदर लग जाता है, मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो के अंदर। तो ये स्वतंत्रता सेनानी और समाज सेवी थे। इन्हें हरियाणा के विकास की नींव रखने वाला नेता माना जाता है, क्योंकि जब हरियाणा बना है, जब कोई भी नया जिला अपने नया राज्य बनता है तो उसकी जो नींव रखने वाला यानी विकास वहाँ शुरू करने वाला जो अग्रणी कोई भी राज्यपाल बनता है या मुख्यमंत्री होता है या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, वो बहुत अहम हो जाते हैं, क्योंकि उनको नए सिरे से सारी चीज़ों को लेकर चलना पड़ता है। तो देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। थानेसर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी थी? राजा पूछा है तो सम्राट अशोक, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त, किसकी थी? हर्षवर्धन की। थानेसर हर्षवर्धन की जो राजा थे उनकी राजधानी थी। और जगह पूछे तो कन्नौज की थी, कन्नौज की राजधानी थी थानेसर। और इसका जो जिक्र है वो कौन करता है? हवेनसांग। हवेनसांग नाम का एक यात्री आता है जो एक पुस्तक लिखता है, जिस पुस्तक का नाम था सीयू की, जिसमें वो थानेसर का वर्णन करता है। और थानेसर को वो उत्तर भारत का सबसे प्रमुख तीर्थ स्थल बताता है, सबसे प्रमुख तीर्थ स्थल बताता है। कब भारत की यात्रा करता है वो पूछे तो 629 से लेकर के और 645 तक वो यहाँ रहता है, 16 वर्ष वो यहाँ रहता है। तो वो पुस्तक लिखता है सीयू की, जिसके अंदर वो थानेसर का वर्णन करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बारे में थोड़े और तथ्य जान लेते हैं। थानेसर जो है वो कनौज साम्राज्य की राजधानी, और हर्षवर्धन 7वीं शताब्दी के महान सम्राट थे। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने यहाँ का वर्णन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा में किस जिले में ट्रैक्टर बनाने का कारखाना है? ट्रैक्टर कहाँ बनते हैं? करनाल, यमुनानगर, फरीदाबाद या गुरुग्राम? तो ट्रैक्टर जो बनते हैं वो फरीदाबाद के अंदर, हरियाणा के फरीदाबाद के अंदर भारी मात्रा में ट्रैक्टर बनाए जाते हैं। तो जानते हैं इसके बारे में और तथ्य। फरीदाबाद हरियाणा का प्रमुख औद्योगिक नगर है, देखो एनसीआर के इलाके में आता है। और जितने नगर एनसीआर के इलाके में आते हैं सारे के सारे औद्योगिक रूप से विकसित हैं। यहाँ एस्कॉर्ट ट्रैक्टर जैसी नामी कंपनियां स्थित है। देखो कितने ट्रैक्टर बिकते हैं, एस्कॉर्ट ट्रैक्टर। फरीदाबाद को कभी औद्योगिक राजधानी भी कहा जाता था। अब तो देखो गुरुग्राम ज़्यादा विकसित हो गया फरीदाबाद से। तो और कुछ जानते हैं इसके बारे में। यहाँ कृषि यंत्रों, ट्रैक्टरों, मोटर पार्ट्स आदि का उत्पादन बड़े स्तर पर होता है। फरीदाबाद में बनी ट्रैक्टर यूनिट्स भारत के अलावा कई देशों में भी देखो यहाँ का निर्यात होता है, बड़ी बात है ये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की कितने प्रतिशत जनसंख्या नगरों में रहती है? शहरों के अंदर जो निवास करती है वो जनसंख्या। देखो एनसीआर के इलाके में जो भी जिले आते हैं वो सारे विकसित हैं, और ज़्यादातर जनता रोजगार के लिए उन क्षेत्रों के अंदर रहती है, उन नगरों के अंदर रहती है। तो कितनी रहती है वो पूछा है पूरे हरियाणा के अंदर? 24%, 29, 34% या 40%? तो कितनी? 34%। पूरे हरियाणा की 34% जनसंख्या जो है वो नगरों के अंदर निवास करती है। तो इसके बारे में थोड़े और तथ्य जान लेते हैं अपने। हरियाणा एक तेजी से शहरीकरण की ओर बढ़ता राज्य है। देखो हरियाणा के जो आपको गांव मिलेंगे वो भी नगरों की ओर ही बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे वहां भी शहरीकरण आ रहा है। 2011 की जनगणना में कुल जनसंख्या का 34% भाग शहरी क्षेत्रों। देखो 2011 की जनगणना में था, और कब होनी थी जनगणना? 2021 के अंदर, जो नहीं हुई कोविड के कारण। तो अब आगे जब भी होगी तो ये आंकड़ा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो गुरुग्राम, फरीदाबाद, पानीपत आदि तेजी से विकसित हो रहे शहर हैं। एनसीआर क्षेत्र में शामिल होने के कारण क्षेत्र अपने शहरीकरण बढ़ा, ये मैंने आपको बता ही दिया। और गुरुग्राम जैसे शहर को मिलेनियम सिटी कहा जाता है, जहां बड़ी एमएनसीज स्थित हैं। देखो गुरुग्राम, फरीदाबाद, यहाँ आईटी वगैरह की बड़ी कंपनियां हैं, मारुति वगैरह का बड़ा शोरूम, बड़ी कंपनियां हैं यहाँ बनाई जाती हैं। रेवाड़ी हो गया, रेवाड़ी के दारूहेड़ा के अंदर मोटोकॉप का कली पड़ा था अपने। फरीदाबाद के अंदर ट्रैक्टर्स का हो गया, उनके पार्ट्स का हो गया, सारी चीज़ें ये बनाई जाती है। पानीपत हो गया, यहाँ बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं। तो जो
ज़्यादातर जो जनसंख्या है वो वहीं वास करती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा का कौन सा जिला वैज्ञानिक उपकरण बनाने के लिए प्रसिद्ध है? वैज्ञानिक उपकरण कौन सा जिला बनाता है, ये पूछा है। करनाल, रोहतक, अंबाला, पानीपत। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अंबाला। अंबाला जो है वो वैज्ञानिक उपकरण बनाने में अग्रणी है पूरे देश के अंदर। जानते हैं इसके बारे में और तथ्य भी। तो अंबाला को साइंटिफिक सिटी भी कहा जाता है, ये भी प्रश्न आ सकता है। कौन से जिले को, हरियाणा के कौन से जिले को साइंटिफिक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो अंबाला को जाना जाता है। यहाँ वैज्ञानिक उपकरणों की लगभग 1000 से अधिक यूनिट्स हैं और देश में बनने वाली प्रयोगशाला उपकरणों का बड़ा हिस्सा यहीं से जाता है। अंबाला की भौगोलिक स्थिति भी व्यापार के लिए अनुकूल है और ब्रिटिश काल से यहाँ उपकरण बनते आ रहे हैं। सेना के लिए भी यहीं से सप्लाई होती है। देखो बड़ी बात है, सेना के लिए भी जो उपकरण जाते हैं वो भी अंबाला से ही जाते हैं, इसलिए यहाँ इसे साइंटिफिक सिटी के नाम से जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है? धनुषज्ञ, झाड़ू फिरी, मिट्टी की गंध या छप्पर। तो कौन सा है? झाड़ू फिरी। जो हरियाणवी भाषा के अंदर हरियाणवी भाषा को पहचान दिलाने के लिए लिखा गया उपन्यास था। किसने लिखा? तो राजा राम शास्त्री ने इसे लिखा था। राजा राम शास्त्री ने। किस चीज़ पर है ये उपन्यास पूछे तो यह ग्रामीण नारी यानी गांव की जो महिला है उसके संघर्ष की कहानी इसके अंदर दिखाई जा रही है। वो किन किन सामाजिक परिस्थितियों का सामना कर रही है उनको दर्शाते हैं। और ये जो उपन्यास है इसका मुख्य पात्र ही झाड़ू फिरी नाम की एक महिला थी जो अपने आत्मसम्मान और अस्तित्व की लड़ाई लड़ती है, जिसकी पूरी जो ब्यौरा है, पूरी उसकी जीवन गाथा है, वो इस उपन्यास के अंदर राजा राम शास्त्री द्वारा पिरोई गई है। तो जानते हैं इसके बारे में थोड़े और तथ्य। हरियाणवी भाषा का झाड़ू फिरी जो है वो पहला उपन्यास है और सामाजिक यथार्थ, जो सामाजिक सत्य है उस पर ये आधारित है। इसकी भाषा में क्षेत्रीय स्वाद और बोली की मिठास थी। इसने हरियाणवी साहित्य को एक नई दिशा दी। इस उपन्यास ने ग्रामीण हरियाणा की महिलाओं को जीवन को उजागर किया कि उनकी वस्तु स्थिति जो है वो क्या है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 जुलाई 1961 में कल्पना चावला का जन्म कहाँ पर हुआ था, ये पूछा है। 1 जुलाई 1961 को जन्म हुआ, ये भी पूछा जा सकता है। कल्पना चावला का जन्म कब हुआ? तो 1 जुलाई 1961। कहाँ हुआ? तो पानीपत, रोहतक, करनाल या हिसार। कहाँ हुआ था? करनाल के अंदर हुआ था। करनाल के अंदर कल्पना चावला का जन्म हुआ था। और जो कल्पना चावला तारामंडल जो संग्रहालय है, ये इस नाम से एक संग्रहालय है। अगर ये संग्रहालय पूछ ले ये कहाँ है तो करनाल नहीं लगाना है, तो क्या होगा? ये कुरुक्षेत्र के अंदर है। कहाँ है? कुरुक्षेत्र। ये याद ध्यान रखना है थोड़ा। तो जानते हैं इसके बारे में थोड़े और तथ्य भी। कल्पना चावला भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी और उनका जन्म कहाँ हुआ? करनाल के अंदर। और ये नासा से अंतरिक्ष यात्री थी। कोलंबिया अंतरिक्ष यान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है 2003 के अंदर, 1 अप्रैल 2003 को। करनाल की इस बेटी ने छोटे शहर से निकलकर दुनिया को दिखाया कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा के किस प्रसिद्ध मेले में सरोवरों में स्नान तथा पितरों की सद्गति के लिए पिंडदान जैसे अनुष्ठान होते हैं? वो कौन सा मेला है, ये पूछा है। तो ऑप्शन देखते हैं। सूरजकुंड मेला, फाल्गुनी मेला, पेहोवा मेला या देवी मेला। तो होता है पेवा मेला। जो होता है उसके अंदर जो पितृ तर्पण और पिंडदान के लिए इसे खास माना जाता है। पितृ तर्पण और पिंडदान के लिए पेवा मेला कुरुक्षेत्र जिले के पेहवा, प्राचीन नाम क्या था इसका? प्रयागराज तीर्थ, और अब नाम क्या है? पेहवा, वहाँ लगता है। यह मेला अमावस्या, पूर्णिमा और विशेषतः श्राद्ध पक्ष में लगता है और यह सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। मान्यता क्या है यहाँ की? मान्यता ये है कि यहाँ पिंडदान करने से पितृ तृप्त होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है उनको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 127 नंबर क्वेश्चन। हरियाणा राज्य के किस स्थान पर सूर्य ग्रहण का मेला लगता है? तो सूर्य ग्रहण का मेला कहाँ लगता है? अंबाला, करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र। तो कहाँ लगता है ये? कुरुक्षेत्र के अंदर। और वो भी कहाँ था? कुरुक्षेत्र के अंदर, पेहवा। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़े और तथ्य जानते हैं सूर्य ग्रहण के मेले के बारे में। कुरुक्षेत्र को और क्या बोलते हैं? धर्म क्षेत्र। क्या बोलते हैं? धर्म क्षेत्र। धर्म के लिए यहाँ युद्ध लड़ा गया था। सूर्य ग्रहण के दिन लाखों श्रद्धालु यहाँ ब्रह्म सरोवर में स्नान करते हैं। मान्यता क्या है कि इस दिन यहाँ स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं।
तो एक बार स्नान जरूर करें वहाँ आप। कुरुक्षेत्र में गीता जयंती महोत्सव भी मनाया जाता है। तो गीता जयंती महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? कुरुक्षेत्र के अंदर। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसा कहा जाता है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने यहीं अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसलिए यह स्थान विशेष पुण्यदायी माना गया। ठीक है ना, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा का वह शहर जो धान का कटोरा व हरियाणा का पेरिस उपनामों से जाना। दो क्वेश्चन बन सकते हैं। धान का कटोरा कौन से शहर को बोलते हैं हरियाणा के, या फिर हरियाणा का पेरिस कौन से शहर को बोलते हैं? तो ऑप्शन देखते हैं, फतेहाबाद, हिसार, करनाल या झज्जर। तो किसे बोलते हैं? करनाल को। करनाल को धान का कटोरा और हरियाणा का पेरिस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? तो देखो, करनाल जो है वो कृषि अनुसंधान और धान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चावल की जो खेती है वो बड़ी मात्रा में करनाल के अंदर की जाती है, इसलिए इसे धान का कटोरा बोला जाता है। इसे धान का कटोरा, राइस बोल कहा जाता है। स्वच्छता, प्लानिंग और हरियाली के कारण इसे हरियाणा का पेरिस कहा जाता है। देखो, स्वच्छता, यहाँ की जो योजना है और यहाँ की जो हरियाली है, इसके कारण इसे हरियाणा का पेरिस कहा जाता है। पेरिस जैसी फीलिंग आती है। आप कभी करनाल विजिट जरूर करना। तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट भी यही है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ये भी कहाँ है? करनाल के अंदर है। तो करनाल का नाम कैसे पड़ा, ये पूछा जा सकता है। तो करनाल जो है वो महाभारत के दानवीर कर्ण के नाम पर बसा हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में ज्योतिषर सरोवर स्थल क्यों प्रसिद्ध है? ज्योतिषर सरोवर स्थल क्यों प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन देखते हैं, यह शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ अर्जुन का धनुष गड़ा है, यहाँ श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, या फिर यहाँ कुंभ का आयोजन होता है। तो देखिए कौन सा सही है इसमें से? यहाँ श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। पूछे कब दिया था? तो ये रविवार को दिया था। किस समय दिया? दोपहर को दिया था। कितने मिनट दिया? 45 मिनट। देखो कितने क्वेश्चन बने। श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया अर्जुन को, कहाँ दिया? तो ज्योतिषर सरोवर स्थल, उसका नाम पूछ ले कहाँ दिया? तो ज्योतिषर सरोवर स्थल पे दिया। कब दिया? रविवार को दिया, दोपहर में 45 मिनट तक दिया। और तथ्य इसके बारे में, ज्योतिषर कुरुक्षेत्र जिले में स्थित एक पवित्र स्थान है। यहीं श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध से पहले अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था। ये जो उपदेश दिया था इसी को भगवत गीता में पिरोया गया है। यहाँ एक पुराना पीपल का वृक्ष भी है जिसे गीता वृक्ष कहा जाता है। पुराने पीपल वृक्ष को क्या कहा जाता है? गीता वृक्ष। और ये जो पीपल है ये हरियाणा का राजकीय वृक्ष भी है। कौन सा? पीपल। और इसे गीता वृक्ष कहा जाता है। इस स्थल को धार्मिक पर्यटन का विशेष दर्जा प्राप्त है। यहाँ एक लाइट एंड साउंड शो होता है जो महाभारत के प्रसंगों को दर्शाता है। महाभारत के पूरे प्रसंगों को उस शो के अंदर दर्शाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। गुलाम वंश के शासिका जो थी रजिया सुल्तान की कब्र कहाँ है? तो रजिया सुल्तान का मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि वो कहाँ मारी जाती है रजिया सुल्तान। तो वो कैथल के अंदर मारी जाती है। तो उसकी कब्र जो है वो भी कहाँ है? कैथल के अंदर है। तो जानते हैं इसके बारे में थोड़े और तथ्य हैं। तो रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका थी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो वो रजिया सुल्तान होगी। उनका शासनकाल 4 साल तक चला, 1236 से 1240 तक। एक विद्रोह के बाद उनकी मृत्यु हुई और उन्हें कैथल में दफनाया गया। उनकी कब्र आज भी एक ऐतिहासिक स्मारक के रूप में मौजूद है। तो इतिहासकारों के अनुसार रजिया ने घुड़सवारी, युद्ध कला और शासन में पुरुषों को भी मात दी, इसीलिए तो वो दिल्ली सल्तनत की शासिका बनी। परंतु उस युग में एक महिला शासिका को स्वीकार करना कठिन था, इसलिए उनको मार दिया गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा राज्य की विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं? विधानसभा सीट कितनी है ये पूछा है। 88, 90, 92 या 85। तो विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 90 सीटें हैं विधानसभा की। लोकसभा की पूछ ले तो 10, और राज्यसभा पूछ ले तो राज्यसभा के अंदर हरियाणा 5 सदस्य भेजता है अपने। तो 5 है, लोकसभा में 10 और विधानसभा में 90। तो जानते हैं इसके बारे में और तथ्य हैं। हरियाणा विधानसभा एक सदनीय विधायिका है।
इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई, जब पंजाब से अलग होकर हरियाणा एक नया राज्य बना। तभी नई अपने विधानसभा शुरू हो गई थी। तो हरियाणा विधानसभा में कुल 90 निर्वाचित सदस्य होते हैं। इनमें कुछ सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित होती है। देखो रिजर्व की भी सीट होती है, ये इन 90 में से ही होती है। तो देखो जब ये हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को, क्या तब भी 90 ही सीट थी? तो नहीं, तब कितनी थी? 54 थी। बाद में बढ़ाकर कितनी हुई? 90। तो हरियाणा विधानसभा की पहली बैठक 6 दिसंबर 1966 को हुई। यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि हरियाणा विधानसभा की पहली बैठक कब हुई? तो 6 दिसंबर 1966 को, और तब सदस्यों की संख्या थी 54, और अब कितनी होगी? 90। और अब और बढ़ेगी जब पुनरीक्षण दोबारा होगा अब विधानसभाओं का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है? 14वां, 15वां, 16वां या 18वां? तो जनसंख्या की दृष्टि से पूछा है तो कितना आएगा? 18वां। और क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछते तो कितना आता? 20वां। तो जानते हैं इसके बारे में थोड़े और तथ्य। 18वां स्थान है, और 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की कुल जनसंख्या 2.53 करोड़ थी। तो जनसंख्या के आधार पर हरियाणा भारत के राज्यों में 18वें स्थान पर आता है, क्षेत्रफल में 20वें, और इसका जनसंख्या घनत्व 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश की औसत घनत्व से ज़्यादा है। ये विशेष बात। जनसंख्या में तेजी से वृद्धि के बावजूद हरियाणा की शहरी आबादी मात्र 34% है, बाकी ग्रामीण है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। और धीरे धीरे ये जो शहरी क्षेत्र की है ये बढ़ रही है आबादी। तो अब जब भी जनगणना होगी ये 34% की जगह ज़्यादा बढ़ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा में मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल कहाँ स्थित है? तो कैथल, झज्जर, राई जो सोनीपत में है, या बल्लभगढ़? तो कहाँ है? राई सोनीपत के अंदर है। जानते हैं इसके बारे में थोड़े और तथ्य। यह स्कूल जब अपने कब स्थापित किया गया? तो 1973 में। ये भी पूछा जा सकता है स्कूल कब स्थापित किया गया? तो 1973। पहला आवासीय खेल स्कूल था, यानी वहीं रहना है, हॉस्टल टाइप था। इसका नाम भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मोतीलाल नेहरू के नाम पर रखा गया है। यह विद्यालय हर साल ओलंपिक व एशियन गेम सत्र के खिलाड़ियों को तैयार करता है। ये भी एक बढ़िया पहल है। इस स्कूल के अनेक छात्र इंटरनेशनल लेवल तक खेल चुके हैं, जिनमें पहलवान और शूटर्स शामिल हैं। तो बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की वह महिला जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला भी है। देखो हरियाणा की तो है ही है, भारत की भी पहली महिला 2 बार माउंट एवरेस्ट पर कौन है? बछेंद्री पाल, संतोष यादव, कविता दलाल या रितु रानी? तो ये है संतोष यादव। ये 1992-93 2 साल लगातार 1992 में भी और 1993 में भी माउंट एवरेस्ट को फतेह करती है। और उनका एक किस्सा भी है, देखो कि जब ये 1992 के अंदर एवरेस्ट पे चढ़ रही थी तब उनके एक साथी थे मोहन सिंह, वो भी एक पर्वतारोही थे। तो चढ़ते समय उनकी जो हालात है वो खराब हो जाती है और उनका ऑक्सीजन स्तर बिल्कुल नीचे गिर जाता है, और वह बिल्कुल चलने की भी स्थिति में नहीं थे। ये कंडीशन उनकी हो जाती है। तो जब पूरी टीम ऊपर चढ़ रही थी, सारे के सारे जब ऊपर जा रहे थे, तब ये क्या करते हैं, संतोष यादव ये पीछे हटती है थोड़ी सी और उनकी जान बचाती है, उन्हें ऑक्सीजन देती हैं, गर्म कपड़े उन्हें पहनाते हैं और एक सुरक्षित स्थान तक लेकर के जाते हैं। तो ये इनका एक सराहनीय और प्रशंसनीय कदम था। तो इनके बारे में थोड़े और तथ्य जान लेते हैं। ये हरियाणा के रेवाड़ी जिले के जोनावास गांव की है। तो कहाँ से है ये भी पूछा जा सकता है, कौन से जिले से है रेवाड़ी, कौन से गांव से है? तो जोनावास। और 1992-93 लगातार 2 बार ये माउंट एवरेस्ट फतेह करती है। उन्होंने यह उपलब्धि महज 20 साल की उम्र में हासिल कर ली थी। उन्हें पद्मश्री और नेशनल एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया। देखो संतोष यादव ने 1993 मैंने 1992 बताया था, वहाँ 1993 अभियान के एक पर्वतारोही की जान बचाई थी। उन्हें भारत की एवरेस्ट गर्ल भी कहा जाता है। देखो तो उस पर्वतारोही का अगर नाम पूछ ले तो नाम था उसका मोहन सिंह की जान उन्होंने बचाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा के किस जिले में स्थित है? फरीदाबाद, गुड़गांव, पंचकुला या रोहतक? तो जो सुल्तानपुर पक्षी विहार है वो हरियाणा के गुड़गांव जिले के अंदर स्थित है। तो जानते हैं इसके बारे में और तथ्य। सुल्तानपुर पक्षी विहार 1971 में पक्षियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया और यह कितने क्षेत्रफल में फैला है? तो 143 एकड़ में।
यह प्रवासी पक्षियों का प्रमुख शरण स्थल है, जैसे साइबेरियन क्रेन, फ्लेमिंगो आदि, यानी विदेश से भी, बाहर से भी यहाँ जो पक्षी हैं वो शरण लेने यहाँ पर आते हैं। तो प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी डॉक्टर सालिम अली की सिफारिश पर इसे पक्षी विहार घोषित किया गया। और सालिम अली को और क्या बोलते हैं? तो इनको बोलते हैं बर्ड मैन ऑफ इंडिया। बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी इन्हें बोलते हैं सालिम अली को। और यह जो क्षेत्र है ये दिल्ली से मात्र 46 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो सुल्तानपुर पक्षी विहार में हर वर्ष सर्दियों में हजारों विदेशी पक्षी आते हैं। यह पक्षी प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है और यहाँ हरियाणा पर्यटन विभाग द्वारा सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई गई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा का राज्य खेल कौन सा है? हॉकी, कबड्डी, कुश्ती, फुटबॉल? तो कौन सा है? कुश्ती। हरियाणा का राज्य खेल है कुश्ती। क्यों है कुश्ती? तो ये एक पारंपरिक खेल विधा है, यानी शुरुआत से ये खेलते आ रहे हैं। गांव गांव में आपको अखाड़े मिल जाएंगे। सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त जैसे अंतर्राष्ट्रीय पहलवान भी हरियाणा से ही निकले हैं। ओलंपिक पदक जीतने वाले कुश्ती खिलाड़ी ज़्यादातर हरियाणा से आते हैं। मैं नहीं कहूँगा सभी हरियाणा से, ज़्यादातर हरियाणा से हैं। कुश्ती को ग्रामीण खेलों में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। पुराने समय में मल्लयुद्ध चलता था। अब कुश्ती, हरियाणा ने कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं चलाई हैं, जैसे खेल नर्सरी, कोचिंग सेंटर। यह खेल राज्य की पहचान बन गया, यानी आपको गाँव के अंदर खेल नर्सरी मिल जाएगी ज़्यादातर गाँवों में। तो ये खेलों को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार की एक बहुत बढ़िया पहल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? बारहसिंगा, भैंस, नीलगाय या गाय? कौन सा है? नीलगाय। हरियाणा का राज्य पशु है। नीलगाय भारत की सबसे बड़ी एंटीलोप है। तेज दौड़ने वाला पशु है ये। यह खुले मैदानों और खेतों में देखी जाती है। इसका रंग नीला होने के कारण इसे नीलगाय कहते हैं। यह शाकाहारी और आमतौर पर समूह में चलने वाली प्रजाति, यानी इकट्ठी चलती है, अकेली नहीं चलती। किसानों के लिए कई बार फसलों को नुकसान भी पहुंचाती है। तो नीलगाय हरियाणा के पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण भाग है। इसे राज्य पशु घोषित करने के पीछे इसका सांस्कृतिक और पारिस्थितिकी महत्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है? मोर, काला तितर, कबूतर, बुलबुल? ये क्वेश्चन शायद पहले आ गया था। काला तितर। कौन सा है? काला तितर। क्या बोलते हैं इसे? ब्लैक फ्रैंकलिन। ब्लैक फ्रैंकलिन, काला तितर। तो जानते हैं इसके बारे में और तथ्य है कि यह प्राय खेतों, घास के मैदानों में पाया जाता है। इसकी आवाज़ बहुत तेज और पहचानने जाने योग्य होती है। नर तितर का रंग काला और गले पर सफ़ेद धारी होती है। यह राज्य की विविध जैविकता को दर्शाता है। काला तितर की उपस्थिति हरियाणा की ग्रामीण और प्राकृतिक सुंदरता की झलक देती है। इसकी पहचान राज्य के गौरव से जुड़ी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। त्राइन का मैदान वर्तमान में कहाँ स्थित है? पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला? वर्तमान में पूछा कहाँ है? करनाल। कब हुआ था ये युद्ध? तो 1191-92 के अंदर। बिल्कुल 1191-92 हुआ था। करनाल जिले में है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच यहाँ युद्ध हुए 1191 में भी और 1192 में भी। यह भारत के मध्यकालीन इतिहास में निर्णायक स्थल रहा। यह युद्ध चंदावर युद्ध से पहले के सबसे चर्चित युद्धों में था, यानी चंदावर का युद्ध जो है वो चर्चित था, लेकिन उससे पहले अगर कोई युद्ध चर्चित था वो था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का युद्ध। अब यह स्थल ऐतिहासिक महत्व के रूप में देखा जाता है। त्राइन की लड़ाइयों ने भारतीय इतिहास की दिशा बदल दी। यह स्थल आज भी वीरता और इतिहास की गूंज से भरा हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? देखो, सोयल यानी मिट्टी की जो जांच की जाती है, रिसर्च की जाती है, वो इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? पानीपत, करनाल, हिसार या रोहतक? तो ये भी कहाँ है? करनाल के अंदर है। कहाँ है? करनाल। इसकी स्थापना कब हुई? 1969 के अंदर। मिट्टी की लवणता की समस्या पर अनुसंधान करता है ये। यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के अधीन है, उसके अंडर काम करता है ये। संस्था किसानों को लवणीय भूमि के उपयोग के लिए मार्गदर्शन देती है कि अगर किसी की भूमि लवणीय है तो उसमें आप किस प्रकार की खेती कर सकते हो। तो चलिए अपने और तथ्य जान लेते हैं। यहाँ आधुनिक प्रयोगशालाएं और अनुसंधान केंद्र हैं। यह संस्थान कृषि के क्षेत्र में हरियाणा और देश भर में विशेष योगदान देता है, विशेषकर क्षारीय व लवणीय मिट्टी को कृषि योग्य बनाने में।
तो आज की वीडियो यहीं समाप्त। 140 क्वेश्चन तक हो गए और मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बोला था कि मैं अंत में आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना। तो करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन ये है कि भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने। देखो गूगल पे सर्च नहीं करते हुए खुद से जवाब देना है कि आपको इस चीज़ का पता है या नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस NV रमना या जस्टिस BR गवई। ये अभी ताज़ा जो मामला चल रहा है कि वो 52वें मुख्य न्यायाधीश बने और अनुसूचित जाति के पहले मुख्य न्यायाधीश भारत के बने हैं और उन्होंने बनते ही शपथ से पहले अपने माता के चरण छू के जो है आशीर्वाद लिया। कौन है वो, नाम बताना है। जस्टिस संजीव खन्ना, चंद्रचूड़, रमना या गवई। तो कमेंट बॉक्स में आप जवाब ज़रूर दीजिएगा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये भी बताना, कमेंट करके रिव्यू ज़रूर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।